फर्जी ड्रामा में देखिए फिल्म आक्रोश। अपनी पत्नी नागी लहानिया का गला दबाकर उसका खून किया। ये आदिवासी का वक्त होते ही ऐसे हैं। लहाने की बीवी का खून लहाने ने नहीं किया है। अरे तुम लोग खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते तो दूसरा क्या दीवार पे सिर फोड़ेगा तुम्हारे लिए? सबकी आंखों के सामने अपनी बहन का खून किया। सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। न्यायालय 15वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश CBI व्यापम स्कीम भोपाल मध्य प्रदेश धारा 82 दंड प्रावधान संख्या के अंतर्गत मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि सुरेश सिंह भदौरिया आत्मज श्री NS भदौरिया आयु लगभग 60 वर्ष निवासी चेयरमैन इंडेक्स मेडिकल एंड कॉलेज इंदौर। मैंने भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B भारतीय दंड विधान 13(2)(1) PC एक्ट के अधीन दंडनीय अपराध किया है या संदेह है कि उसने किया है और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया कि अभियुक्त सुरेश सिंह भदौरिया मिल नहीं रहे हैं और समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि अभियुक्त सुरेश सिंह भदौरिया फरार हो गए हैं या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छुपा रहे हैं। इसीलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि सुरेश सिंह भदौरिया से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष या मेरे समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए 15वां अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश CBI व्यापम स्कीम भोपाल में तारीख 30/3/2019 को हाजिर हों। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल श्री SB साहू सर। साहू जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हमारे दूसरे मेहमान हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल श्री विनोद पाटीदार जी। पाटीदार जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या है और किस FIR किस तरह की जाती है, पीड़ित प्रतिकर क्या है, अपराधी के जो अभियुक्त हैं उनके क्या अधिकार हैं और महिला अपराधी जो अभियुक्त हैं उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर ले 1800-233-0040, 0755-266-0049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। शुरुआत साहू सर आपसे करते हैं और जानना चाहेंगे कि जो आपराधिक प्रकरण होते हैं वो क्या होते हैं और इनकी शुरुआत कैसे होती है। मैडम, जैसे कि आपराधिक प्रकरण से ऐसे प्रकरण हैं जिसमें कोई अपराध घटित होता है जी, वे आपराधिक प्रकरण माने जाते हैं जी। जहाँ तक इनकी शुरुआत होने की बात है, हम इनको दो श्रेणी में रख सकते हैं जी। पहले वे मामले जो पुलिस द्वारा संस्थित किए जाते हैं जी, और दूसरे होते हैं परिवाद के आधार पर संस्थित मामले जी। आज के कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से पुलिस द्वारा संस्थित किए गए मामलों के संबंध में बात करेंगे जी। ये पुलिस रिपोर्ट के जो संबंधित मामले हैं, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है प्रथम सूचना रिपोर्ट से जी। कोई भी जब अपराध घटित होता है इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने को दी जाती है जी। उसके बाद रिपोर्ट लिखने के बाद संबंधित विवेचना अधिकारी जो है जी। मामले की विवेचना करता है, उस रिपोर्ट की सत्यता की जांच करता है जी। कि रिपोर्ट सही है या गलत जी। उसके बाद
वह साक्ष्य एकत्र करता है और साक्ष्य एकत्र करने के बाद जी प्रथम दृष्टया यह स्थापित हो जाता है जी कि इस आरोपी द्वारा या किसी आरोपी द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है, जी तब वह संबंधित आरोपी को गिरफ्तार करेगा। जी समस्त साक्ष्य एकत्र करने के बाद उस मामले को न्यायालय में संबंधित जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है जी। उनके न्यायालय में वो प्रेषित करेगा। तो उसके बाद से इसका विचारण शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दांडिक मामले की शुरुआत जो होती है वह प्रथम सूचना रिपोर्ट से ही होती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है, पर आपने जिक्र किया था कि 2 तरह के होते हैं। जी। तो चूंकि हम आज क्रिमिनल लॉ पे बात कर रहे हैं, आपने उसको विस्तृत रूप में बताया। जी, जी। पर जो दूसरे तरह के होते हैं उसके बारे में भी हम आपसे बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि वो किस तरह के होते हैं। मैडम, दूसरे तरह के मामले ऐसे होते हैं कि जो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध जी ये होते हैं। संज्ञेय अपराध क्रमशः छोटी प्रवृत्ति के होते हैं, जी असंज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं। जी संज्ञेय मामले जो रहता है गंभीर प्रकृति के होने से जी। पुलिस को उसमें तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार होता है, जी लेकिन असंज्ञेय मामलों में नहीं होता। जी असंज्ञेय मामलों में धारा रिपोर्ट तो लिखी जाती है परंतु पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है बिना न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के। जी तो जब कोई असंज्ञेय मामला गठित होता है तब ऐसी स्थिति में पुलिस कार्रवाई नहीं करती, अपितु संबंधित पक्ष को वह न्यायालय में पेश होने के लिए हाजिर होकर अपना पक्ष रखने को कहती है। जी अगर मान लो एक तो ये स्थिति बनती है, दूसरी स्थिति ये बनती है कि एक पुलिस किसी कारणवश रिपोर्ट नहीं लिखती जी और पीड़ित पक्ष परेशान होता है, जी तब ऐसी स्थिति में अपना स्वयं का परिवाद जी संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट समझ पेश करता है। जी तो उसका ट्रायल भी वैसे ही होगा। जी तो ये है मैडम कि अगर रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो पीड़ित को दूसरा उपचार ये है कि वह सीधे मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद कर सकता है। जी ये उनको परिवाद पर संस्थित मामले कहते हैं। जी ये अंतर है। जी, इस बीच एक कॉलर हैं गाडरवाड़ा से, हम उनका सवाल लेते हैं। गोपाल जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मैम, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि क्या है कि महिला हमेशा आदमी को दबाती है। जी, थोड़ा आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, आप थोड़ा आप महिलाएं क्या है हमेशा। जी हेलो, हाँ बताइए गोपाल जी, सुन रहे हैं आपको। महिलाएं क्या है हमेशा कि अकेला पाके दबाती हैं। आप क्या पूछना, समस्या क्या है? उसके लिए क्या किया जाए? नहीं, आपका समस्या ये है कि हमारे घर में हमारी माता हम साथ नहीं देती, भाभी हैं वो साथ नहीं देती। जी थाने जाते तो ये पहले पहुंच जाती थाने। जी, चलिए आपकी समस्या समझ में। बहन ने घर बेच दिया, हमारा मकान जमीन जायदाद बेच डाली, हम रोड पे खड़े हैं। जी, आप घर की महिलाओं से पीड़ित हैं और आपका ये कहना है कि अगर छोटी शिकायतें कर देती हैं, अगर आप कोई एक्शन लेते हैं, इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, इसमें गोपाल जी का ये, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि यदि वो आपके साथ कोई घटना कारित करती हैं तो आपको पूरा अधिकार है संबंधित पुलिस थाने में जाने का और रिपोर्ट दर्ज कराने का। अब रही आपके संपत्ति के मामले की, तो संपत्ति का मामला थोड़ा अलग हो जाता है। आपकी बहन ने घर बेच दिया है या क्या कर दिया, ये आपका संपत्ति का मामला है। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ मारपीट से संबंधित या अपराध से संबंधित बातों की। गोपाल जी जी सर, इनका ये कहना है कि ये आपराधिक प्रकरण की ही बात कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं या कुछ करते हैं तो वो लोग पहले थाने पहुंच जाते हैं। नहीं, पहुंचने दीजिए और इनके खिलाफ शिकायत नहीं, तो ये अपना पक्ष थाने में रखे जी। और अगर संबंधित पुलिस इनका पक्ष नहीं सुनती है जी तो ये अपने जो फैक्ट हैं जी उसके संबंध में न्यायालय में जाके परिवाद पेश करें। जी, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ, जी। न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं ये। जी जी और न्यायालय उचित पाता, इनका पक्ष सही पाएंगे जी। तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी उन महिलाओं के खिलाफ भी। जी, इस बीच एक और कॉलर लाइन पे हैं बाराबंकी से, हम उनका सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ नमस्ते मैडम, नमस्कार सर। मैं नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी गाँव बसोती पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता। मैं जानना चाहता हूँ जो ये आपराधिक मामले होते हैं न्यायालय में चलते हैं, तो कुछ दिन के बाद वो दोनों पक्ष आपस में मिल जाते हैं, पैसे का लेन देन कर लेते हैं, फिर सुलह आपस में कर लेते हैं, तो वो सुलह किस प्रकार से होता है? ये सुलह जो होते हैं, नंद स्वरूप जी सुन रहे हैं आप? हाँ सर, सुन रहे हैं आप। नंद स्वरूप जी, ये जो मामले होते हैं कि जो छोटे प्रवृत्ति के मामले होते हैं, इसमें जो पीड़ित पक्ष होता है वह अगर चाहे तो न्यायालय में जाकर न्यायालय के समक्ष अपना आवेदन देगा कि मैं राजीनामा करना चाहता हूँ
और अगर मजिस्ट्रेट उचित समझते हैं तो वह उनका आवेदन स्वीकार करेंगे और मामले को ख़त्म कर सकते हैं। नंद स्वरूप जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि जो छोटी प्रकृति के मामले होते हैं जिनमें समझौता हो सकता है, ऐसे प्रकरणों में अगर पक्षकार समझौता करते हैं तो न्यायालय उसमें उनको समझौते के लिए सहमति दे देती है। बिल्कुल देंगे जी। पाटीदार जी, हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ की, तो एक शुरुआत जो होती है वो होती है प्रथम सूचना रिपोर्ट। किसी भी केस का आधार वो होता है, तो ये क्या होती है और ये कहाँ लिखाई जाती है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने मैम जी। धन्यवाद करना चाहूँगा इस बिंदु पे, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्तव में जी, जैसा कि इसका नाम है उसी प्रकार से हम इसको समझ भी सकते हैं जी। किसी अपराध को घटित होने की पहली बार दी गई सूचना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाती है जी। क्योंकि जब भी कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो उससे हम पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की मंशा के साथ पुलिस को जब बताते हैं तो पुलिस निकटतम पुलिस स्टेशन पर पहुंच करके हमें ये सूचना दी जानी होती है। जब वो सूचना पुलिस को हम देते हैं, ऐसी दशा में पुलिस उसको या तो मौखिक सूचना है तो पुलिस अपनी निर्धारित प्रोफार्मा में उसको लेख करती है और निकटतम पुलिस थाने में दी गई सूचना को ही हम प्रथम पुलिस सूचना रिपोर्ट कहते हैं जी। यद्यपि कई बार ऐसा होता है कि एक थाना क्षेत्र में अपराध घटित हुआ है जी और दूसरे थाना क्षेत्र में जी कहीं परिणाम निकला है। जी। ऐसी दशा में क्या होता है कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा इस बिंदु पर कि जब कभी मान लिया जाता है कि होशंगाबाद में एक सड़क दुर्घटना होती है और आहत पीड़ित पक्ष घायल जिसको हम कहते हैं, वो व्यक्ति को उपचार वहाँ प्रॉपर उपलब्ध नहीं होता है और उसे लाया जाता है भोपाल के किसी अस्पताल में जी। तो भोपाल के अस्पताल में उपचार के दौरान जब मान लीजिए कि उसे आई चोटें इतनी गंभीर है कि उसकी प्राणों की रक्षा नहीं की जा सकती है जी। और उसकी किसी दशा में मृत्यु हो जाती है, तो इसी दशा में दुर्घटना तो जरूर होशंगाबाद में हुई है लेकिन उसका परिणाम शहर भोपाल में के उस अस्पताल में निकला है। तो अस्पताल की जो सबसे निकटतम थाना क्षेत्र है उसमें भी आप जाकर के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। कुछ प्राथमिक कार्रवाई करने के बाद ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट को जीरो पे कायम करके और मूल जहां अपराध घटित हुआ है उस थाना क्षेत्र को अन्वेषण के लिए भेज दिया जाता है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चर्चा पे वापस आएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैडम सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, आपको बेटी हुई है, मुबारक हो। बेटी मुबारक हो सोमगिन, मुबारक हो, चाचा बन गया तू। छोरी हुई है छोरी। अरे छोरी तो ठीक है, और बापू ने क्या बोलेगा अब? बापू नमस्ते। छोरी हुई है बापू। छोरी हुई सर, अरे फिर लड्डू बांटने तब बनते इसे ना। घर में बेटी होना किसी त्योहार से कम है क्या? ये है नए भारत की नई बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। कमाल कर दिए, घर घर में सबने शौचालय बना लिए। अरे भाई साहब, असली हीरो तो कोई और है। ये लो बच्चों, ये असली हीरो को जाकर के हार पहनाओ। अरे असली हीरो, अपना हार तो पहन लो। हीरो? चाचा हीरो का फर्ज ही तो निभाया, दरवाजा बंद रखे, गंदगी और बीमारी को फैलने से बचाया, फैलने से बचाया, फैलने से बचाया। दरवाजा बंद रखेगा हर कोई हर रोज हमेशा। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रेख हर कोई हर रोज हमेशा। Please don't be sorry, 'cause there are no heartbreaks that's in the story.
दर्शकों, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल श्री SB साहू जी। हमारे दूसरे मेहमान हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल श्री विनोद कुमार पाटीदार जी। आइए चर्चा जारी रखते हैं। साहू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभियुक्त होते हैं तो क्रिमिनल लॉ में, अपराध विधि में, क्या उनके लिए भी कोई अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि अभियुक्त भी एक नागरिक होता है जी, और जो एक नागरिक को अधिकार होते हैं वही एक अभियुक्त के भी अधिकार होते हैं। इस तरह जो आरोपी को अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि हमारा संवैधानिक तौर पर हम देखें तो संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है विधि के समक्ष। कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है या बड़ा है, इस आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 हमारा ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। अब आरोपीगण से संबंधित जो अधिकार हैं हमारे, कि जैसे सबसे पहला अधिकार उसको है गिरफ्तारी का। गिरफ्तार जब उसको किया जाता है तो पहला अधिकार उसको यह है कि वह अपने गिरफ्तारी कारणों को जानने का अधिकार उसको पूरा है। गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति जो है उसको बताएगा कि आपको किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, गिरफ्तार होने के बाद फिर उसको जमानत के अधिकार हैं। कुछ मामले जमानती प्रकृति के होते हैं, उसमें आरोपी को पुलिस से ही जमानत प्राप्त करने का अधिकार है। और ये कानून के अनुसार जो गिरफ्तार कर रहा है उस पर यह बाध्यता है कि वह उस गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत के अधिकार के बारे में अवगत कराए, उसे बोले कि आपके खिलाफ ये मामला है, आप जमानत देकर छूट सकते हो। इसी प्रकार आरोपी को शीघ्र विचारण का अधिकार भी है। जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो उसको शीघ्र विचारण किया जाना चाहिए। हालांकि इसके संबंध में कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हुस्न आरा खातून विरुद्ध होम सेक्रेटरी ऑफ बिहार AIR 1980 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि शीघ्र विचारण का जो अधिकार है आरोपी का, वह उसके धारा 21 के तहत दिए गए प्राण और दैहिक के स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। मतलब उससे जुड़ा हुआ है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से, अतः उसका शीघ्र विचारण किया जाना अपेक्षित है। दूसरा है उसको प्रतिरक्षा करने का, बचाव करने का अधिकार। उसको अगर मान लो वो किसी तरह से सक्षम नहीं है अपनी बचाव के लिए अधिवक्ता करने के लिए, तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता का भी अधिकार है। न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह उसके प्रतिरक्षा के लिए एक अधिवक्ता उपलब्ध कराए। राज्य शासन की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक जिले में पैनल लायर की व्यवस्था करे, उसमें से उसको अधिवक्ता निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। जी साहू सर, एक कॉलर बहुत देर से लाइन पे हैं, उत्तर प्रदेश से, हम उनका सवाल लेते हैं, फिर चर्चा पे वापस आएंगे। लव कुश जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। लगता है हमारा संपर्क कट गया है। आप बता रहे थे जो अधिकार। दूसरा फिर अधिकार आता है उसको चिकित्सा परीक्षण का अधिकार। जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सक से उसको मेडिकल करवाने का अधिकार है। वह यह कह सकता है कि आप मेरा मेडिकल करवाइए, मेरा परीक्षण करवाइए। महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में विशेष प्रावधान है कि महिलाओं को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व उन्हें अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अति आवश्यक तभी गिरफ्तार करेंगे, कारण बताना पड़ेगा। दूसरा, जब किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा, पुरुष अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा उसे गिरफ्तार। ये इनके इस अलग महिलाओं को अधिकार प्राप्त है। अनावश्यक अवरोध न करना, जितनी आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जितनी आवश्यकता है बल की उतना ही उपयोग किया जाए, उससे अधिक नहीं। जरूरी नहीं कि उसको हथकड़ी पहनाई जाए, जरूरी नहीं कि उसको कमरे में बंद किया जाए, जरूरी नहीं कि उसे बेड़ी लगाई जाए। मतलब जितनी एक कम से कम बल का उपयोग किया जाए, ये एक उसका अधिकार है। दूसरा, जब मामला कोर्ट में जाता है तो उसका पूरा विचारण आरोपी की उपस्थिति में हो, जो भी गवाही हो आरोपी की उपस्थिति में रहे, यह उसका अधिकार है। ट्रायल हो गया, फिर निर्णय हो गया, दो सिद्धि हो गई। दो सिद्धि के बाद उसको अपील का अधिकार भी है। उसके बाद हम ये भी एक बात जहन में रखें कि एक आरोपी भी
एक इंसान है। इंसान है, बिल्कुल सर। इस बीच देवास से कॉलर लाइन पे हैं विजय कुमार जी, हम उनका सवाल लेते हैं। विजय जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। विजय जी बताइएगा क्या पूछना चाहते हैं। जी मैडम जी, मैं देवास जिले से बोल रहा था, विजय परमार जी। सवाल बताएं। 5 साल मुझे केस लगाया हुआ हो चुके हैं हाई कोर्ट में, मेरा केस अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। और मैं जब भी जाता हूँ, जब मुझे वहाँ से मना करते थे, बोले कि फाइनल हियरिंग पे तुम्हारा केस चल रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँगी बताइए। मैं पुलिस का पहले मेरे बच्चे रोड पे घूमते हैं और डीजी साहब को भी अपील कर चुका हूँ। मैं बार जाकर के मिल चुका हूँ कि मुझे बहाल किया या मैं निर्दोष हूँ। गलत तरीके से उन्होंने गैर डाल के बर्खास्त करके दिखाया और मेरी ड्यूटी में 4 दिन तक लगातार ड्यूटी लगा देते और परेशान कर दिया मुझे। अब मैं मरने के सिवाय मेरे पास में कोई चारा थी। आपकी समस्या स्पष्ट नहीं हो रही है। मुख्य समस्या क्या है आपकी? आप है ना, थोड़ा सा शांत होकर अपनी समस्या बताएं। आप रोए नहीं, आपकी तकलीफ को हम समझ सकते हैं, पर आप थोड़ा शांत होकर जो आपकी मुख्य समस्या है वो बताएं। क्या हुआ है आपके साथ? तो मैं क्या करूं मैडम जी, मुझे आप पता है कि 5 साल मुझे केस लगाए हुए हो चुके हैं और 5 साल से मेरा एक बार भी तारीख ना फाइनल ना कुछ भी नहीं हुआ मेरा। किस चीज का केस लगाया? बताते हैं कि आपका डिसीजन इस तारीख को होगा कि ये होगा, केस बताते हैं। आप केस किस चीज का लगाया है ये बताएंगे विनोद जी? पुलिस में बहाली के संबंध में लगाया। पुलिस से बहाली के पुलिस से बहाली के पुलिस से बहाली। आप पुलिस में नौकरी करते थे? हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि आप शायद पुलिस में आपकी सेवाएं रही हैं और आपको या तो निलंबित कर दिया गया है या फिर आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, ऐसा ही कुछ है। विनोद जी आप सुन पा रहे हैं हमको? विजय, हाँ विजय जी। जी सर जी, मुझे सेवा से पृथक कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया है जी। और बर्खास्त करने में जी अब आपकी समस्या समझ में आ गई है। इन्होंने बर्खास्तगी के खिलाफ केस लगाया। 10 साल हो गए सर जी, मुझे अभी तक अपील करते हुए कुछ भी नहीं हुआ मेरा। नहीं विजय कुमार, अब देखिए आपका मामला, चूंकि ये हमारे आज विषय से भिन्न मामला है, हम चूंकि यहाँ पे दांडिक मामलों की बात कर रहे हैं यार, लेकिन फिर भी चूंकि आपने कॉल किया है, अगर मान लो आपका मामला मजबूत है और आपका मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और ये पाया जाता है अगर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष और आप जीत जाते हैं, तो आपके मामले के अनुसार जितने दिन आपको बाहर रखा गया है और अगर आप जीत जाते तो मेरे अंदाज से आपको जो गुजरा समय है उसका पेमेंट वगैरह सब मिलना चाहिए, अगर आप जीतते हैं तो। इनका ये कहना है कि समय बहुत लग रहा है, लगभग 10 साल हो गए हैं और 5 साल इनको केस लगाए हुए हो गए हैं, तो वो अवधि की बात है। मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ कि आप चाहें तो अपने मामले की जल्दी सुनवाई के लिए एक मेन स्लिप होती है जो माननीय उच्च न्यायालय में जब कभी मामला जल्दी सुनवाई कराने के लिए हमें करना हो तो मेन स्लिप भर करके आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट यदि स्वीकार हो जाती है तो आपके मामले में जल्दी सुनवाई हो सकती है। क्योंकि आज विषय से पृथक ये बात की जा रही है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकेंगे। आपको यदि संक्षिप्त में ये जानना चाहते हैं कि हम अपने मामले की सुनवाई कैसे जल्दी करा सकते हैं, तो उच्च न्यायालय में मेन स्लिप के माध्यम से आप करा सकते हैं। विजय जी, आपके जो भी एडवोकेट हैं आप उनके माध्यम से वो लगा सकते हैं और आप खुद भी उसमें जाकर आवेदन लगा सकते हैं। यदि कोर्ट उसको स्वीकार कर लेता है तो आपकी सुनवाई जल्दी हो जाएगी। पाटीदार जी, हम जहां एफआईआर की बात करते हैं तो ये 0 पे एफआईआर जो शब्द सुनने में आता है, ये क्या चीज़ है और प्रथम सूचना रिपोर्ट कौन लिखवा सकता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट मामले का मुख्य आधार होती है, ये तो हम सब लोग जान ही चुके हैं जी। प्रथम सूचना रिपोर्ट सामान्यतः जहां अपराध घटित हुआ है उस थाना क्षेत्र में लिखाई जाती है, किंतु जब कभी हम उस थाना क्षेत्र में रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं जी। और हमें एक स्थान पे घटित हुई घटना के अतिरिक्त किसी अन्य थाना क्षेत्र में पहुंच करके उसका परिणाम निकलता है जी। इसी दशा में हम पुनः उसी थाना क्षेत्र में पहुँचें ये आवश्यक नहीं है। हमारी सरकार ने हर पीड़ित पक्ष को न्याय देने के लिए एक गारंटी दी है और उसी के तहत कई थाना को स्थापित किया गया है, अलग अलग क्षेत्र उनके कार्य विभाजित किए गए हैं। ऐसी दशा में जब एक स्थान पर
घटना घटित होती है और दूसरे स्थान पर उसका परिणाम निकलता है, तो दूसरे स्थान पर उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट तो मूल रूप से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी पीड़ित पक्ष को अधिक परेशान न होना पड़े, इसलिए एक व्यवस्था वैकल्पिक दी गई है कि कोई भी व्यक्ति यदि आपके पास किसी अपराध संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना देता है, ऐसी दशा में पुलिस उस रिपोर्ट को लिखने से इस आधार पर इनकार नहीं कर सकती कि ये हमारे क्षेत्र का नहीं है। जी नहीं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का एफआईआर करा कौन सकता है, कौन लिखवा सकता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़ित पक्ष लिखवा सकता है जी। साथ ही जो ऐसी घटना का साक्षी है, जिसने ऐसी घटना को घटित होते हुए देखा है, वह भी निकटतम पुलिस थाने में जाकर लिखवा सकता है जी। इसके अतिरिक्त कई दशा में पुलिस भी जो है जिन अपराधों को स्वयं पाती है, उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं लेकर आ सकती है। जी बिल्कुल। साहू सर, समय का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और क्रिमिनल लॉ के बारे में आपने बहुत विस्तृत से हमारे दर्शकों को बताया। पाटीदार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एफआईआर के बारे में हमारे दर्शकों को काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि जो क्रिमिनल लॉ है उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें अभियुक्त के भी अधिकार दिए गए हैं, एफआईआर कैसे होती है और किस तरह से जो पीड़ित पक्षकार है उसको प्रतिकर भी कैसे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आप भविष्य में कभी अगर आपको ज़रूरत होती है तो इस कानून का आप लाभ ले सकेंगे। आज हम आपसे ही विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।